करें शुरुआत? एक बार और देख लेते हैं, अन्नू को डाउट था थोड़ा सा, है ना। विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट में है ना अन्नू, तो विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, मतलब इसमें रिटर्न भी लेना है, आर्ग्यूमेंट भी देना है, दोनों चीजें। तो एक काम करते हैं अपन, जैसे 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना, आपने कोई प्रोग्राम बनाना, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या नाम लिखते हैं, डेफ, और मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट नाम से क्या बना लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देना है, 2 नंबर भेजने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट के लिए, तो हम क्या ले लेंगे, ए और बी, कितने ले लेंगे, ए और बी। अब हम उस ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आउटपुट होगा उसको वापस फंक्शन को रिटर्न करेंगे। तो हम लिख देते हैं क्या, रिटर्न करना है हमको किसको, ए मल्टीप्लाई बाय बी को, सही है ना। ए और बी की वैल्यू को क्या करना है, फंक्शन को वापस रिटर्न करना है, तो हमने ये लिख दिया। अब मैं चाहूँ, पहले तो उसको कॉल कर लो, एक काम करते हैं अपन, कॉल किसको करना है, इस प्रोडक्ट फंक्शन को, प्रोडक्ट को कॉल करना है, तो आउटपुट मेरा किसके आएगा, इस रिजल्ट नंबर, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा, आरईएस के अंदर। तो मैं यहाँ पर आरईएस के साथ कॉल कर रहा हूँ इसको, इस प्रोडक्ट फंक्शन को, और इस प्रोडक्ट के अंदर मैं कितने आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, 2 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। क्यों, जैसे ही मैंने कॉल किया फंक्शन, तो ये जाता कहाँ है, अपनी डेफिनेशन में, 4 जो देगा ए को, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, दोनों को इंटू कर रहा है, 4 × 6 कितना हो गया, 24, और उस वैल्यू को रिटर्न किया जा रहा है, तो ये रिटर्न जाता कहाँ है, इसके अंदर जाता है, इस आरईएस के अंदर, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्लियर हुआ, तो किसकी वैल्यू प्रिंट करने हैं अपन, आरईएस की, तो आपका मल्टीप्लीकेशन जो है 24 वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, दिखाई दिया, क्लियर हुआ इतना। आर्गुमेंट में जो वेरिएबल देते हैं उसी से अंदर काम करना अपने को। हाँ, मतलब जैसे ए बी दिया अपने को, रिमाइंडर वगैरह अच्छे, तो रैम जैसे आरईएम लिखा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, सही होगा, क्यों गलत हो जाएगा, हाँ, प्रोडक्ट की जगह अंदर अगर तो हम मल्टीप्लिकेशन या कुछ लिखेंगे तो सब चलेगा। चलेगा, वो नाम तो हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ये तो एक फंक्शन का नाम है, फंक्शन के नाम में हम जो चाहें वो दे सकते हैं। क्लियर बात ना, ठीक है, तो ये चारों टाइप क्लियर हो गए। और यहीं पर अगर मुझे वैल्यू यूजर से लेनी पड़ती तो मुझे क्या करना पड़ता, तो वही सेम डेफ में मल्टीप्लिकेशन नाम रख दूँ, मल्टी नाम रख दूँ, चलेगा, और वैल्यू हम यूजर से लेंगे ए और बी की, और फिर हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे किसको, ए इंटू बी को। क्लियर है इतना, ए इंटू बी को रिटर्न करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर वैल्यू यूजर से लेना है, तो मैं ए की वैल्यू भी किससे लूंगा, यूजर से, तो यहाँ पे लिखता हूँ एंटर नंबर या एंटर फर्स्ट नंबर। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद अपन दूसरा नंबर भी लेंगे, तो b इज इक्वल्स टू इंटर इनपुट, और इसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, दोनों नंबर मांग लेंगे अपन, फिर इसके बाद आप कॉल करेंगे, तो किसको कॉल करेंगे, इस मल्टी को, लेकिन उधर से आंसर भी तो रिटर्न आएगा, अपने को रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट नाम से, चलेगा, रिजल्ट आरईएस नाम से लिया, और अब हम कॉल करेंगे इसको, इस मल्टी को, तो मल्टी के अंदर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट देंगे अपन, ये 2 आर्ग्यूमेंट जिसमें अपन ने वैल्यू ली, तो ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू किसको दी जाएगी, डेफिनेशन में चली जाएगी ए और बी में, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न का आउटपुट किसको मिलेगा, रिजल्ट को, और फिर हम रिजल्ट को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन वैल्यू कोई वेरिएबल नहीं ले रहे हो आप, तो इस केस में आप सीधे क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो वो जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ से कॉल हुआ तो वो इधर जाएगा, पहले रिटर्न वैल्यू किसको देगा, इस पूरे फंक्शन को दे देगा, अगर कोई वेरिएबल नहीं तो इसी को रिटर्न कर देगा, बस वो वैल्यू वहीं पे प्रिंट हो जाएगी। ऐसा भी आप कर सकते हो। हो गया, क्लियर हुआ था। तो ये चारों टाइप है। अब समझते हैं हम इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसका नाम है क्या, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या नाम है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अभी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है हम हमारे फंक्शन को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, वी कैन गिव अ डिफॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन। यहाँ पर लिखते हैं अपन, बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, by the concept of default argument we can give a default value to the फंक्शन। हमारे फंक्शन को क्या दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। इफ वी डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट, so it takes a default value, ये क्या लिख दिया मैंने, अदरवाइज पास्ड वैल्यू। उसको समझने के लिए
सी अपन कहानी देख लें। चलिए, तो एक फंक्शन बनाया मैंने आपके सामने डेफ एक्स वाई जेड, किस नाम से बनाया, एक्स वाई जेड। अब मैं इसके अंदर 3 वेरिएबल रखूँगा, ए बी और क्या रखूँगा, सी, चलेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, और मैं कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, इन वैल्यूज़ को शो करवाऊँगा। ए की वैल्यू को शो करवाऊँगा, तो ए की वैल्यू ए इज इक्वल्स टू ऐसा वैल्यू ए से, चलेगा। फिर इसके बाद बी वैल्यू कहाँ से आएगी, बी से, और इसके बाद फिर अपन प्रिंट कराएंगे किसकी वैल्यू, हेलो, हाँ दीपांशु बोली। हाँ वो रिकॉर्डिंग तो मैंने कर ली स्टार्ट, वो क्या अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं वो तो जाएगी, वो कुछ सॉल्यूशन करके कर दूँगा, है ना। हाँ बोलिए ना, पाइथन की लग रही है फंक्शन, हाँ मतलब वही क्या हिंट लास्ट ही बोला, आखिरी चैप्टर चल रहा है उसका। देखिए तो ए बी सी अपन ने लिया, कॉल करें। अब कॉल करेंगे हम किसको, एक्स वाई जेड को, ये कॉल किया अपन ने एक्स वाई जेड। अब जैसे ही मैंने कॉल किया था, आपको कितने आर्गुमेंट भेजने पड़ेंगे, कितने भेजने पड़ेंगे, 3, 1 2 और 3। तो बताइए आउटपुट क्या आएगा मेरा, वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो जाएगा, सही बात है, वेरी गुड। ए और बी और सी तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट दिखाई दे रही। चलिए एक काम करते हैं, अपन इसको एक ही लाइन में लेने की कोशिश करते हैं तो और अच्छा होगा। ए की वैल्यू कॉमा, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, आगे समझ में कोई डाउट, रन करें इसको तो एक ही लाइन में आ जाएगा, ए बी और सी तीनों की वैल्यूज आ गई। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड के अंदर फिर कोई वैल्यू पास कर रहा हूँ, क्लियर हुआ इतना, आगे समझ में, मैंने क्या किया, रन किया तो आउटपुट फिर मुझे दिखाई देगा, दिख रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस बार मैंने यहाँ पर गया और एक वैल्यू कम पास कर दी, अब क्या होगा, तो वो 0 आ जाएगा, नल आ जाएगा। 0 आ जाएगा, नल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 या नल, चलेगा नहीं। 2 वैल्यू तो दी हमने, तीसरी नहीं दी, ऑब्वियसली एरर आएगी, उसको 3 वैल्यू चाहिए ना, फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए, 3 चाहिए, तो वो देगा कितना, एक एरर दे देगा आपने को। 2 तो चल गए ऊपर के, तीसरे वाले में क्या बोला उसने, एक्स वाई जेड मिसिंग 1 रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक उसको चाहिए सी के लिए, सी के लिए हमने उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो एरर आ जाएगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरी इच्छा, मेरे इस बार एक ही एक भी नहीं दिया, या हो सकता है चलो एक दे दिया, और एक मैंने किया, एक भी नहीं दिया, अब बताओ अब क्या होगा, एरर आएगी देखो एरर आएगी ना, ये देखो इधर भी एरर आई। अच्छा वो आगे बढ़ेगा नहीं, इंटरप्रेटर तो आगे बढ़ते ही नहीं अगर पहला वाला सॉल्व नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना, चलो 2 मिनट के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं, यहाँ चलते हैं, वह अपन क्या हुआ 34, इस वाले में भी रहने देना, बोल रहा 2 आर्ग्यूमेंट मिसिंग है बी और सी के लिए, और तीसरे वाले को देखोगे, तीसरे वाले के लिए कितने आर्ग्यूमेंट मिसिंग बताएंगे, 3, ये देखो दिख रही 3 आर्ग्यूमेंट ए बी सी तीनों के लिए मिसिंग, तो फिर ऐसे में तो एरर आएगी अपने पास। लेकिन हम चाह रहे हैं नहीं कि अगर यूज़र कम वैल्यू पास कर रहा है तब भी फंक्शन चलना चाहिए, तो उसके लिए फिर कंसेप्ट लगता ही है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ने हमको क्या बोला कि बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वी कैन गिव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन, हमारे फंक्शन को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से दे सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे दो अपने हिसाब से, मैंने ए की वैल्यू 10 दे दी, बी की वैल्यू 20 दे दी और सी की वैल्यू क्या दे दी 30 दे दी, इतना क्लियर है। तो इससे होगा क्या, इफ़ वी डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट, अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं कर रहे, इफ वी डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट, अब मैंने यहाँ पर देखो कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं किया क्या मैंने कोई आर्ग्यूमेंट, यहाँ एक कम कर दिया, यहाँ 2 कम कर दी, इफ़ यू डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट सो इट टेक्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो ये क्या करेगा, जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे वहाँ से वैल्यू उठा लेगा, क्लियर हुआ। एंड आगे क्या बढ़ रहा है, अदरवाइज पास्ड वैल्यू, और अगर वैल्यू दी है तो पास वाली वैल्यू लेगा जो अपन ने पास की हुई है, क्लियर हुआ इतना, तो ये कंसेप्ट है। तो एक बात बताइए, इसमें मुशिन पहले और दूसरे, चलो इसका हटा ही देते हैं, पहले वाले का आउटपुट क्या आएगा, ओनली पहले वाले का, 13, 54, 60। हाँ ये आ जाएगा क्योंकि इसमें तो पास वैल्यू लेगा वो, दिखाई दे रहा आपको, ऊपर से उसने कोई वैल्यू नहीं ली, कब लेगा वो वैल्यू, जब उसको कम पड़ी, कमी होगी, अब एक कमी है तो वो ए और बी की तो 32 34 लेगा 54, लेकिन सी की वैल्यू कितनी लेगा 30, तो इस बार चलेगा प्रोग्राम, बताया था ये देखो 30 ले लिया। अगर मान लो मैंने नीचे वाले में क्या किया, फंक्शन कॉल किया, लेकिन इसमें मैंने वैल्यू एक ही पास करी, तो अब बताओ आउटपुट क्या होगा,
वाई जेड यानी कि 2030 ले अरे मोशन तो सब पता है मोशन, ठीक है कल से क्लास छुट्टी ये वाला पूरी उठा लेगा, पूरी उठा लेगा। ठीक है। तो इस बार 10, 20 और 30 तीनों आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट तो नहीं? नहीं तो ये है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसका एक रूल है थोड़ा सा, हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे तो सकते हैं बट हम ऐसा नहीं कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहीं भी दे दिया अपन ने। इसका रूल ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि वंस वी गिव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन, अगर आपने एक बार फंक्शन को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी देन ऑल द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट must contain a default value। मतलब ऐसा कि आपने अगर एक बार किसी फंक्शन को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना स्टार्ट कर दी, जहाँ से मैंने ए से स्टार्ट की, तो क्या बोल रहा है कि वंस वी हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू द फंक्शन ऑल द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद की जितने भी आर्ग्यूमेंट है सब में एक वैल्यू आपको देनी ही देनी पड़ेगी। अगर ऐसा है कि मैं ऐसा कर दूँ 2 मिनट के लिए इसको हटा दूँ, मैंने एक में दी, दूसरे में नहीं दी और तीसरे में दी, तो ये आएगा आपको देगा एक एरर। क्या देगा? एरर। देखो अंडरलाइन वहीं दिखा रहा है। तो एक में दिए तो फिर बाकी के जितने भी सब में देनी पड़ेगी, ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहली में मत तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दूसरी में दिए तो दूसरी और तीसरी में देना मैंडेटरी है। अब एरर नहीं आएगी, लेकिन आखिरी वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। चलो तो इसको 2 मिनट के लिए हाइड कर देते हैं। क्लियर हुआ इतना? चल रहा है? तो मतलब ऐसा है कि आपने जहाँ से दी है उसके बाद में ऑल द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद के जितने भी होंगे सब में क्या होनी चाहिए? एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी ही चाहिए। अगर आप बी में नहीं दे रहे हो मत तो कोई इशू नहीं है, सी में दे नहीं है, और सी के बाद फिर जितने भी होंगे सब में आपको देनी पड़ेगी अगर होगी तो। ये है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर से बस रूल से याद रखना है। क्लियर हुआ इतना? याद रहेगा। ऐसा नहीं आप बोलो सर हम तो ए में दे रहे, बी में नहीं दे रहे, हम ना सी में दे रहे, तो वो हो जाएगा गलत। ठीक है, तो वहाँ पर हमको एक में देना है तो फिर एक के बाद के सभी में देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ ना? और जहाँ से दे रहे हैं मतलब एटलीस्ट वहाँ से तो उसके बाद की सब में देना आपने को, बस बात इतनी है। क्लियर हुआ इतना? ये कंसेप्ट है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। चलें आगे। फंक्शन भी हो गया, लूप भी हो गया अपना। अब स्टार्ट करेंगे अपन इसके अंदर स्ट्रिंग। क्या स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना? स्ट्रिंग। पढ़ा तो नहीं अपन ने अभी, शायद नहीं पढ़ा ना। एक नया चैप्टर है अपने लिए, स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग की अगर बात की जाए तो उसको थोड़ा अपन समझने के लिए आ जाते हैं अपने चैनल में। कौन सा लूप? लूप के अंदर लूप ना, उसी की बात है। उसने बताया था कि ऑडियो में जो आपका जब एंडिंग चल रहा था, इसलिए उसमें आज आगे कि सर का वो बच्चा है कि इसका नेस्टेड चालू होता है। अच्छा नेस्टेड आप उसके लिए आएगा, चलो पहले वो करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं। नेस्टेड लूप के अंदर लूप ना, वही इसी की बात करें ना। अरे एक्चुअली एक बच्चा नहीं है ना तो उसके लिए फिर चलो ठीक है, कोई नहीं। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर लें पाएंगे तो। वही ना लूप के अंदर लूप चलाना अपने को, तो डिफरेंस में भी नेस्टेड बताया था वो अलग। वो अलग। ये नेस्टेड लूप की बात होती है, नेस्टेड लूप। चलो अपन ने कहा था क्वेश्चन अपन नेस्टेड लूप है ना, इसमें अब देखो आपका दिमाग घूम जाएगा लूप के अंदर लूप जब लगाएंगे तो। ठीक है अन्नू, कंसंट्रेट इधर। ठीक है, क्लियर हुआ तुम? समझ में आ गया ना? पहले ही बता दिया मैंने, फिर आप बोले अरे सर ये हो क्या रहा पाइथन में। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो लूप के अंदर लूप, पहले ही एक लूप तो समझ में नहीं आता, दूसरा लूप लग जाएगा, तीसरा और लूप लग गया, उसके अंदर 3 लूप लग गए। लूप के अंदर लूप के अंदर लूप। आ रहा समझ में? ये वही धागा उलझ जाएगा, उलझते 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 ऐसा है काम। चलो तो अपन बात करते हैं नेस्टेड लूप। देखो ऐसा है कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेसिक क्लियर नहीं होता तो फिर दिक्कत आती है अपने को। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है कि एक हम लूप लेते हैं, उसकी कंडीशन देते हैं, और फिर उस लूप के अंदर ही हम क्या करते हैं, फिर एक और लूप ले लेते हैं ऐसा। तो मतलब लूप के अंदर क्या देना है अपने को? लूप देना है। इतना क्लियर हुआ? आया क्या समझ में? तो लूप के अंदर लूप क्या हो जाएगा? नेस्टेड लूप। जैसे इफ के अंदर इफ लिया था अपन ने, नेस्टेड इफ होता है, वैसे ही लूप के अंदर लूप। अब बेसिकली इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? जब जैसे मोस्टली अगर मैं बात करूँ, जब हम 2D में काम करते हैं, 2D मतलब 2 डायमेंशन होती है ना हमारी, एक रो में और एक कॉलम, मैट्रिक्स जैसा आपने देखा है। तो मैट्रिक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आती तो उनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप का। क्लियर हुआ इतना? अब हम शुरुआत करते चलिए नेस्टेड लूप की। तो ध्यान से देखिएगा सभी,
सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक आई वेरिएबल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, आई को स्टार्ट किया 1 से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आई की वैल्यू को मुझे ले जाना है 2 तक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और एक जे वेरिएबल बनाता हूँ, मतलब एक नया लूप। जे को मैंने शुरुआत किया कहाँ से, 1 से, और फिर मैंने बोला कि जे जाएगा कहाँ तक, 3 तक। कहाँ तक जाएगा, 3 तक चलेगा इतना। और फिर इसके बाद मैंने बोला जे 3 तक जाएगा, और जब ये चले तो ये प्रिंट होना चाहिए एक वैल्यू, और वो वैल्यू मैं चाहूँ आई की करा दूँ, जे की, किसी की भी मैं जे की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। और आपको पता है जे का लूप है तो इसमें इंक्रीमेंट किसको देना पड़ेगा, जे को। और ये जब इससे बाहर निकलेगा तो इस आई वाले लूप को भी तो बढ़ाना पड़ेगा अपने, सही है। तो यहाँ इंक्रीमेंट किसको देना पड़ेगा आपको, आई को। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं है। जो ये इसमें लिखा ना while I greater than equal to, मतलब 2 से छोटे वाले तक। हाँ मतलब दो के बराबर थे, एक और 2 के बराबर वो 3 के बराबर तक जाएगा ये, है ना। तो इससे आउटपुट देखिए क्या आता है, इससे आउटपुट आएगा अपना 1 2 3 1 2 3, है ना। अब ये आया कैसे ये समझना अपने को, ठीक है। फिर इसको अभी ऐसा करना रहेगा, मतलब रो की कॉलम की जगह रो में। चलिए तो अपन इसको समझने के लिए आ जाते हैं पेंटिंग में। ठीक है, यहाँ पर अपना आपको आई दिख रहा है, आई कितने से स्टार्ट हुआ, 1 से। अब ये चेक करेगा 1 छोटा है क्या 2 से, हाँ है। तो जैसे ही अंदर गया तो उसको जे मिला, जे कितने से इनिशियलाइज हुआ आपका, 1 से। चलो ठीक है, अब इसने चेक किया 1 छोटा है क्या 3 से, हाँ है। तो इसने बोला प्रिंट कर दो जे को, तो जे कितना है 1, तो उसने क्या प्रिंट किया आपका 1 प्रिंट किया। फिर जे बढ़ा, जे कितना हुआ 2। अब यहाँ से ही ऊपर चले जाएगा, तो 2 छोटा है क्या 3 से, हाँ। अब आप बोलेंगे कि सर पहले ये वाला क्या आई क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि जब इंटरनल लूप कंप्लीट होगा उसके बाद एक्सटर्नल वाला लूप चलेगा। पहले इंटरनल वाला चलेगा, अपना काम खत्म करेगा, उसके बाद फिर एक्सटर्नल लूप पे आएगा वो, है ना। तो जे की कंडीशन अभी चेक करेगा, क्योंकि जे अभी एक बार ही चेक हुआ, अब दूसरी बार चलेगा। तो 2 छोटा है क्या 3 से, हाँ। तो फिर एंट्री देगा, तो फिर वो 2 को प्रिंट करने बोल रहा है, तो ये प्रिंट कर दिया उसने 2 को। क्लियर हुआ इतना। फिर जे बढ़ा, जे कितना हुआ 3। फिर यहाँ से ऊपर गया, 3 छोटा है क्या 3 से, कि बराबर है, बराबर है। फिर जे को प्रिंट कराया उसने, जे कितना प्रिंट हुआ आपका 3 प्रिंट हुआ। फिर जे इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब ऊपर जब गया तो उसने चेक किया 4 छोटा होता है क्या 3 से, नहीं नहीं है। तो वो इस लूप से बाहर आया तो उसको क्या मिला, आई का इंक्रीमेंट। तो आई कितने से इंक्रीज हुआ 2 से, मतलब 1 से इंक्रीज हुआ 2। अब ये बस ये खत्म हुआ तो आई वाले लूप के पास जाएगा, उसको चेक करेगा। क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद ये चलेगा अपना, तो ये 2 को चेक करेगा, 2 छोटा है क्या 2 से, की बराबर है, छोटा तो नहीं पर बराबर जरूर है। तो फिर उसके बाद वापस से अंदर एंट्री मिली, तो जे वापस कितने पे चले गया, जे वापस चले गया आपका कितने पे 1 पे। अब वो चेक करेगा वापस से 1 छोटा है क्या 3 से, हाँ। तो फिर जे की वैल्यू प्रिंट हुई, तो जे की वैल्यू 1 है। फिर जे बढ़ा आपका, तो जे कितना हो गया 1 से 2 हुआ। फिर यहाँ से ऊपर गया, 2 छोटा है क्या 3 से, हाँ है। तो फिर जे को प्रिंट किया उसने, तो जे फिर 2 प्रिंट हुआ। फिर जे को बढ़ाया उसने, कितना कर दिया 3। फिर यहाँ से ऊपर गया, क्या 3 छोटा है क्या 3 से, की बराबर है, नहीं बराबर है, छोटा तो नहीं, कंडीशन ट्रू है। तो फिर प्रिंट करा उसने जे की वैल्यू को, तो 3 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद जे बढ़ा, जे कितना हुआ आपका 4 हुआ। लेकिन जैसे उसने चेक किया 4 छोटा होता है क्या 3 से, नहीं होता, तो उसने लूप से बाहर कर दिया। बाहर जैसे ही करा तो आई बढ़ा, आई कितना हुआ आपका 3 हुआ। अब यहाँ जब वो ऊपर गया और उस आई को चेक करा, क्या 3 छोटा होता है 2 से, की बराबर होता है, नहीं फॉल्स है, पूरी ही कंडीशन फॉल्स है, तो पूरे लूप से वो बाहर कर देगा। तो जब पहले वाले में जब वो 4 हुआ तो फिर 4 होके ऊपर गया, तो ये 4 बड़ा है ना 2 से। नहीं अरे 4 का वो जे को चेक कर रहा था ना, जे 4, ये 4 तक गया, तो ये 4 कौन है, जे है ना, आई थोड़ी, आई तो केवल 1 ही है। आई शुरू में 1 था, फिर 2 हुआ, आई तो 3, आई कहाँ गया 4 तक, आई तो गई ना। अरे 4 गया ना फिर वो। अभी नहीं, अभी तो आई 3 है ना, 3 गया ना, अभी 4 थोड़ी गया। अरे हम उसके पहले वाले का पूछे थे, जैसे आपने ये जे इक्वल करके बताया था ना। हाँ जब ये 3 के बाद 4 हुआ था। हाँ 4 हुआ ना, तो उसने जैसे ही यहाँ गया, इसको चेक करा ना कि 4 उसने छोटा है क्या 3 से, तो वो बाहर आया, तो इस वाले लूप से बाहर आया ना वो, ओनली जे वाले लूप से, आई वाला तो है ना, मतलब जे वाले लूप से बाहर आया तो उसको आई वाला लूप मिला। अच्छा ऐसा है। 4 जैसे पता चला तो वो सीधे कंडीशन उसने दूसरे लूप पे डाले, खुद हाँ। कंडीशन रिजेक्ट कर दी है। अब वो रिजेक्ट हुआ, इधर से बाहर आया तो उसको आई वाला लूप मिला। अब आई वाला लूप मिला तो आई वाला चलेगा ना। अब आई वाले को एंट्री मिल गई, आई वाली कंडीशन ट्रू, तो उसने फिर एंट्री दी। अब जब एंट्री दी यहाँ पर, तो क्या हुआ, वापस से वो लूप चलने लग गया। समझ, लूप के अंदर लूप चल रहा है, ऐसा है। क्लियर हुआ।
तो इसलिए आउटपुट क्या आ रहा था 1 2 3 1 2 3 दिखाया था ना हमने, आउटपुट आया था ना कितना 1 2 3 1 2 3, तो आउटपुट जो आ रहा है ऐसा आ रहा है 1 2 3 1 2 3। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर अगर ऐसा कर दूँ अब क्या आएगा? 3 कर दिया मैंने, एक बार और जाएगा ना, क्योंकि रो एक और बढ़ गई नीचे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा। आई वाला रो की तरह काम करता है। हाँ, और अगर मैं इसको 4 कर दूँ जे को, इससे क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा आउटपुट आएगा मेरा। हाँ ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लियर हुआ? 3 बार क्या आया? क्योंकि वो जे जो है वो 4 तक जा रहा है, पहले 1 प्रिंट कर रहा है, फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ये दिख रहा है ना अपने को, ये जो जे है अपना, ये जे कहाँ तक जा रहा है 4 तक, तो 1 भी प्रिंट कराएगा, 2 भी कराएगा, 3 भी कराएगा और 4 भी कराएगा पहले वाले रो के लिए, फिर दूसरे रो के लिए फिर प्रिंट कराएगा, फिर ये तो तीसरे तक जा रहा है। अगर मैं इसको 10 तक कर दूँ तो होगा क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 10 बार प्रिंट होगा। कितनी बार होगा? 10 बार। आ रहा क्या समझ में कंसेप्ट? इसको रन करें अपन तो ये देखिए गिनते रहो वेट कैसे 10 बार। ठीक है, क्लियर बात ना, समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा? प्रिंटिंग में काम लेते हैं। अब वही तो वही जाना ना, ये तो शुरुआत करी हमने। यही तो है पैटर्न प्रिंटिंग का कंसेप्ट, यही चालू होगा, ऐसा है। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लें कि जो पहला वाला आई है वो वो बार रोको। हाँ वो रो बढ़ा रहा है, काउंटिंग बढ़ा रहा है, आपको कितनी बार चलाना है उसको, ऐसा। और वो जो प्रिंट कर रहा है वो ये प्रिंट कर रहा है, है ना कॉलम। मतलब अभी देखो इसको समझने के लिए और एक थोड़ा तरीका बदलते हैं अपन, नया तरीका। हाँ, नंबर देखो। जैसे मान लो अपन इसको 2 तक ले जाते हैं और कॉलम अपन भले ही 3 तक ले जाते हैं, चलेगा? तो देखो अभी यहाँ पर हमने जे को प्रिंट कराया, अब समझना मैं चाह रहा हूँ कि सब एक ही लाइन में है, क्या है वो अभी ऐसे आ रहा है ना, और अब मैं चाह रहा हूँ कैसा है ऐसे एक लाइन में। तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो, आपको पता है कि जब भी प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा तो हर बार नई लाइन आएगी, क्या आएगी? हर बार एक नई लाइन आएगी। तो आप चाह रहे हो लाइन एंड ही ना हो, एंड लाइन चलती रहे, तो आप कुछ मत करो, जहाँ प्रिंट हुआ उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख दिया करो एंड इक्वल्स टू कुछ नहीं डबल कोट्स। इससे क्या होगा, वो लाइन एंड नहीं होगी आपकी, वो कंटिन्यू एक ही लाइन में प्रिंट होता है। 1 प्रिंट होगा, फिर उसी के आगे 2 प्रिंट होगा, 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे चलते आएगा, वो एक ही लाइन में चलेगा एंड लिख देंगे तो इससे आउटपुट जो आएगा वो कैसा आएगा? हाँ लीनियर आ जाएगा पूरा। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 क्लियर हुआ इतना? आ गया समझ में? तो 1 2 3 1, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो शुरू वाला 1 2 3 हुआ प्रिंट वो एक लाइन में है, लेकिन जो दूसरा वाला 1 2 3 हुआ वो नीचे वाली लाइन में है। आ रहा समझ में? मतलब पहला 1 2 3, फिर नेक्स्ट रो में क्या आना चाहिए 1 2 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ पर एक कुछ नहीं प्रिंट वाली लाइन लिख देंगे, इतना लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जब वो पहली बार में, आपको पता है पहली बार में क्या प्रिंट करेगा 1 2 और 3, जब ये आई 1 होगा, 1 छोटा होगा 2 से, तो एंट्री मिलेगी। जे क्या हुआ आपका 1, तो 1 भी प्रिंट होगा, 2 भी प्रिंट होगा और 3 भी, तो वो एक ही लाइन में हुआ प्रिंट क्योंकि एंड लगा हुआ था। लेकिन वो जैसे ही इस लूप से बाहर आएगा तो उसको मिला क्या, प्रिंट। और जब भी प्रिंट चलता है तो वो एक नई लाइन देता है, क्या देगा? एक न्यू लाइन। तो कर्सर कहाँ गया आपका, नेक्स्ट लाइन में गया, जंप करा, फिर आई बढ़ा, तो आई के लिए फिर जब चलेगा, आई के लिए फिर कंडीशन ट्रू है ना, क्योंकि दूसरी बार फिर चलेगा आई, तो आई चलेगा तो जे 3 बार चलेगा। सेकंड वाले में तो लिखा मैंने, सेकंड में ही हो ध्यान से देखो, फर्स्ट लूप के अंदर का तो ये है, उधर से दिख नहीं रहा होगा, है ना? क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर अब देखो, अब वो क्या होगा 1 2 3 एक लाइन में और फिर 1 2 3 दूसरी लाइन में, दिख रहा है? ये तो नहीं समझ हाँ ये मैंने कहा था ना, अरे वो लूप के अंदर अभी तो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। हाँ है सारी स्ट्रीम में समझा भाई ने टफ चीज बता दी तुम आपका हो गया क्या? हाँ इसके उसका कंफ्यूज हो गई सर क्या साला वो घूम जाते हैं। हमारा पिच जो आपने पढ़ाया वो भी गायब हो जाएगा अभी स्ट्रीम भैया को एल नो देवेंद्र तो हाँ वही वही इससे कोई दिक्कत नहीं। यार हमने तो पहली बार फाइनल सुनी भाई होता क्या पहली बार सुनी। तो ऐसे तो शेप चेंज हो गए ना, ऐसे आते आते यहाँ ऐसा होता था ये पलट गया। हाँ यार चलो कोई नहीं, अपन कर लेंगे फिर एक आध 2 दिन में उसको शुरू ऐसा कर लें। बाकी बेसिक कंसेप्ट तो ये रहता है, बाकी इतना इतना तो समझ में आया कितना है ना। उसमें दिखा दी उसने अपने कैसा हूँ मैं। तो जब आप नेक्स्ट कब तक चालू करोगे?
नेस्टेड ये अपना इनका फंक्शन ख़त्म हो जाए, फंक्शन ये तो आ जाएंगे तो मैं जब ही चालू कर दूंगा, फंक्शन नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, वो आ जाएंगे ना चारों, तो वो स्टार्ट ही करना है वैसे, तो वो आ जाएंगे तो मैं चालू कर दूंगा जब भी आ जाएंगे। वो देव है ना देव, देश में कॉन्टेक्ट 4 दिन आएंगे ना बाद, हाँ, 4 दिन बाद आ जाना। पूछ लेना एक बार वो बंदे जल्दी आ गए तो जल्दी हो तो सकता है। देश से बात कर लूँगा मैं, जैसे वो परसों कॉल आया तो बात की कल परसों। समझ में आ गया, जब तक आपका लॉजिक और अच्छा बिल्ड हो जाएगा, है ना। देखो स्ट्रिंग इन पाइथन, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग तो बहुत सिंपल चीज़ है, स्ट्रिंग इज अ एकदम कंफर्म है। कलेक्शन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स बचा लिया आपको, अभी बचा लिया आपको, नहीं तो अभी और नहीं तो हो जाती फिल्म में। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इन पाइथन स्टोर इज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप एक जगह क्या करते हो स्टोर, जैसे आप अपना नाम खुद लिखोगे तो नाम लिखोगे तो कैसे एक कैरेक्टर MOSHIN ऐसा लिखेंगे, तो एक एक कैरेक्टर लिखेंगे अपन, वही जैसे आप पाइथन लिखा है तो पाइथन में अब पाइथन लिखा है तो पाइथन को ही क्या बोलते हैं, अगर लिखा हुआ है तो अलग अलग कैरेक्टर्स को मिला करके लिखा है ना अपन ने, ऐसा थोड़ी कि पाइथन एक अलग से कुछ नई चीज़ है, नहीं, पाइथन के अंदर अलग अलग कैरेक्टर स्टोर हुए PYTHON, तो वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जो है वो कहलाता है स्ट्रिंग आपका, आ रहा समझ में। अब वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी हो सकता है, सभी को स्ट्रिंग कहा जाएगा, चाहे एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो, क्लियर हुआ इतना। अब पाइथन जो अपन ने जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसके अंदर चलती है इंडेक्सिंग, क्या चलती है इंडेक्सिंग, सबसे मेन चीज़ अभी से लेकर अपन जहाँ तक के भी चैप्टर पढ़ेंगे आगे तक के पाइथन में, वहाँ सब में अब ये कंसेप्ट लगेगा। तो इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है, इंडेक्सिंग क्यों यूज़ करते हैं अपन, आपको जैसे बोलूँ कि ये पाइथन जो लिखा है अब उसमें आपको केवल टी को एक्सेस करना है, तो टी को एक्सेस करने के लिए हमको टी के इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, तो इसमें इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है, एक होती है कौन सी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अब जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे से, बैकवर्ड मतलब पीछे से, तो आगे से जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो इसकी बाय डिफॉल्ट जीरो शुरू होती है, कहाँ से होती है जीरो से, ये ना 0 1 2 3 4 और 5, इतना क्लियर हुआ, 0 1 2 3 4 5 इतना क्लियर हुआ। अब पीछे से बात करें तो पीछे से जीरो से नहीं होती, पीछे से -1 शुरू होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्लियर हुआ इतना। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये जो P है, P का है ये रहा, तो इसका इंडेक्स कौन सा है, बैकवर्ड में देखा जाए तो -6, फॉरवर्ड में देखा जाए तो 6, सॉरी 0 मतलब है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर ये इसका नाम है, स्ट्रिंग का नाम str रख दिया, क्या रख दिया str, मतलब str 0 की जो वैल्यू है वो क्या है p है, तो str -6 की वैल्यू भी क्या होगी p होगी, आ रहा क्या समझ में। मैं आपको बोली h का बताऊँ मेरे को, तो h की वैल्यू फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में तो 3 होगी, लेकिन बैकवर्ड में क्या हो जाएगी -6। मैं o की बात करूँ तो o जो है वो मतलब बैकवर्ड में देखेंगे तो -2, फॉरवर्ड में देखेंगे तो, क्लियर हुआ। चलो इसको समझने के लिए अपन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिंग बनाते हैं, तो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर क्रिएट किया string, देखिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, नेम ही ले लेते हैं अपन अपना, क्या ले लेते हैं नेम, मोशिना ऐसे लिखते हैं ना अपन, ऐसे चाहिए क्या लिखते हैं, क्या एच अच्छा हाँ MO, ठीक, इतना क्लियर है। अब मैं यहाँ पर देखो मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर आपको अब पता है कि नाम प्रिंट करूँगा तो पूरा नाम प्रिंट हो जाएगा, पर क्या ही मतलब, लेकिन हम इस नेम के इंडेक्स की वैल्यू देंगे, और इंडेक्स के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। मैंने बोला मेरे को 0 प्रिंट करना है, बताइए क्या प्रिंट होगा, M प्रिंट होगा, ओनली एक कैरेक्टर आएगा, 0 मतलब पहला कैरेक्टर, आगे समझ में। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मेरे को प्रिंट करना है PRINT -1, तो अब क्या होगा, नेम -1, नेम क्या प्रिंट होगा, n लास्ट का, n, क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट नेम ऑफ सेकेंड और प्रिंट नेम ऑफ -2, अब बताइए क्या हुआ, H और I है ना, हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये हो गया 0 1 2, ये 2 H पे आ रहा है ना, और -2 मतलब पीछे से -1 -2 I, तो इस तरीके से H और I देखेंगे लास्ट में अपने को। तो मतलब सीधा ऐसा है कि अगर माइनस में रखना है तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग लेता है, हाँ। और पॉजिटिव में तो बस वो 0 चालू होती है, ध्यान ही रखना, हाँ बस। 0 चालू होती है और वो -1 से चालू होती है, क्लियर हो गया इतना, समझ में तो नहीं आया। देखो अब इसके बाद एक चीज़ म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, दो चीज़ें होती हैं,
म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल और एक होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब जिसमें चेंजेस होते हैं, इम्यूटेबल मतलब जिसमें चेंजेस नहीं होते। तो स्ट्रिंग के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। कैसी होती है? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड हेंस यू कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल लेटर्स ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब ऐसा है जैसे अपन ने नाम लिखा मोशिन, मोशिन के नाम की जगह अपन कुछ मान लो एक आध लेटर बदलना है मोशिन के नाम का मुझे, या मैं चाह रहा हूँ एम को मुझे स्मॉल में करना है शुरुआत, चलेगा? तो अपन एक काम करते हैं, मैं अब कौन से इंडेक्स को बदलूंगा? नेम के मैं बदलूंगा एम मतलब जीरो इंडेक्स को, और मैं चाह रहा हूँ जीरो इंडेक्स में क्या आ जाए, स्मॉल में एम एम आ जाए। क्या आ जाए? स्मॉल में एन। तो ये अपडेट कर रहा हूँ मैं कि जीरो इंडेक्स में क्या डाल रहा हूँ मैं? एम। अरे जैसे अपन वो नहीं मैच ऐसे करते हैं, नेम अगर मान लो मैंने जैसे नंबर लिया, मान लो ऐसे करते हैं ना अपन, नंबर की वैल्यू एन की वैल्यू क्या ली मैंने? 2 3 4 ले ली, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू आगे चल के बदलना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं? अगर मैं इनको प्रिंट कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 3243 ऐसी आएगा ना? चलो तो एरर आएगी। अरे ऊपर वाले को हाइड नहीं करा ना अपन ने, ये देखो अब चला दिया अपन ने, ये देखो दिख रहा है? तो हो गई ना चेंज, क्योंकि नंबर्स वगैरह में तो चेंजेस कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग में जैसे ही मैं चेंजेस करने गया एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को, तो वो पॉसिबल नहीं है। आ रहा क्या समझ में? स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर नहीं बदल सकते, क्लियर बात ना? वो पहले ही एरर दे देगा आपने को प्रिंट करने से पहले ही, देख लो, प्रिंट कराने की तक जाने की जरूरत नहीं। उसने बोल दिया नेम जीरो, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन में, आप उसके अंदर आइटम को सीधे असाइन नहीं कर सकते हो, क्लियर बात ना? आइटम को अपन डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलो ये तो हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। क्या होती है? इम्यूटेबल। हाँ ऐसा जरूर आप कर सकते हो, नेम मैंने मोशन लिख दिया, एच सही ऐसे लिखते ना, और फिर नेम लिख दिया अपन ने, दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि राज करना है मुझे, कुछ भी इस तरीके से, तो वो चीज़ तो ठीक है, क्योंकि वो अपन बदल सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिंग को थोड़ी बदल रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं? वेरिएबल को बदल रहे हैं ना, वेरिएबल की वैल्यू बदल, तो ये चीज़ पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। इसमें आप अगर नेम को प्रिंट करेंगे क्या आएगा? राज आ जाएगा, कि हमने स्ट्रिंग नहीं बदली, हमने वेरिएबल के अंदर का डेटा बदला है। आ रहा था, बट बात आ रही थी पिछले में कि स्ट्रिंग को बदलना है, स्ट्रिंग को चेंज करना है, स्ट्रिंग के अंदर के डेटा को चेंज करना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। क्लियर हुआ इतना? ठीक है चलो। लेकिन सर इसमें दोनों में टाइम है, तो फिर उसको कैसे पता चला कि राज प्रिंट करना? वो नीचे वाला जो लास्ट में होता है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग का फ्लो ऐसे होता है टॉप टू डाउन, तो वो जो सबसे नीचे होगा वो वाले को एक्सेस करेंगे ऐसा। क्लियर हुआ इतना? ऊपर वाले को नहीं करता है वो। जैसे हमने ए की वैल्यू जैसे 10 रखी, 20 रख दी, और फिर मैंने ए की वैल्यू कुछ रख दी 4 रख दी, तो ये क्या होगा? पहले ए की वैल्यू कितनी थी आपकी? 20। अब ऐसा एज्यूम कीजिए ए नाम का कोई वेरिएबल है, यहाँ पर अपन चलें इस ए में। अब प्रोग्राम आपका चालू हुआ ऊपर से, कहाँ से स्टार्ट हुआ? ऊपर से। तो ऊपर से जब उसने कोड देखा तो उसको ए की वैल्यू कितनी मिल रही है? 20। तो बिल्कुल आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 20। आपने कहा 20, ठीक है। इसके बाद फिर उसने देखा कि ए की वैल्यू कितनी करनी है अपने को? 4। तो वो इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, और यहाँ कितना डाल देगा? अब 4 डाल देगा। तो अब जब वो प्रिंट कराएगा वैल्यू को, तो वैल्यू कितनी प्रिंट होगी अपनी? 4। आया क्या समझ में? ये आंसर देगा आपको। ये पाइथन है मतलब बाय डिफॉल्ट वाली चीज है। क्लियर हो गया इतना? है आगे? इसी को तो डायनामिक टाइपिंग। ये तो है नहीं, डायनामिक मतलब ये होता है कि आपको डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ डिक्लेयर किया डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, तो आप सीधे यूज़ करो, वो है डायनामिक। चलिए क्लियर हो गया इतना? ये समझ में आ गया स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, पता चल गया। अब हम स्ट्रिंग में अगर चाह रहे हैं कि मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट करना है, तो वो अपन कैसे करेंगे? देखिए स्ट्रिंग के कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर नेम ले रहा हूँ राम, जैसे एक नाम लिया अपन ने, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है आर को, फिर ए को, फिर एम को, तो मैं इसे एक एक करके प्रिंट कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा? प्रिंट यहाँ लिखूंगा PRINT, और फिर इसके बाद नेम का कौन सा इंडेक्स प्रिंट कराऊंगा मैं? पहले तो 0 इंडेक्स, फिर ए को प्रिंट कराने के लिए क्या लिखूंगा? नेम का 1 इंडेक्स, फिर इसके बाद प्रिंट कराने के लिए क्या लिख देंगे अपन? कौन सा इंडेक्स? 2 इंडेक्स। ऐसे तो एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे मेरे पास। ये देखिए RAM क्लियर हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा नाम है तो हम एक एक थोड़ी प्रिंट कराएंगे, तो फिर हम सीधे क्या लगाएंगे? इसमें लूप लगा देंगे। फॉर एक कैर, एक वेरिएबल है लो, कैर मतलब कैरेक्टर आएगा, कैर इन व्हाट? नेम। आ रहा क्या समझ में? क्लियर हुआ इतना? चलो छोड़ो इसको, बैठाओ, ये हटा देंगे। फॉर कैर इन
कैरेक्टर किस में से आए, इस नाम में से आए, किस में से आए। अब आपको पता है लूप कैसे करेगा, लूप पहले आर को डालेगा इस कैर में, किस में डालेगा, कैर में। तो हम प्रिंट किसको करेंगे, कैर को। फिर किसको डालेगा, ए को डालेगा कैर में, ए प्रिंट होगा, फिर एम को डालेगा। तो ये काम हो गया ना आसान ज़्यादा आपका, उससे ज़्यादा। इसी में सर वो एंड वाला अपन सिस्टम लगा देते, इसमें भी ऐसा हो जाएगा, आर एन ऐसा print? हाँ वो एंड वाला लगा देंगे तो एक लाइन में हो जाएगा। वेरी गुड, और एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, है ना। आप जा रहे हैं कि अब एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो होगा क्या, तो वही यहाँ पर अभी बताया था ना मैंने, एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स। तो इससे क्या होता है, वो पूरा नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। जब भी प्रिंट चलेगा तो एक ही लाइन में चलेगा। तो इससे क्या होगा, आपका राम पूरा एक लाइन में आ जाएगा। दिखाई दिया, क्लियर हुआ इतना। ठीक है चलिए आगे बढ़े अपन। तो इसी में अपन हाँ, तो इसको हटा देते हैं, कुछ नहीं, हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक नेम नाम का वेरिएबल रख देते हैं, और वेरिएबल को ये भी तो कर सकते हैं, नेम इज इक्वल्स टू राम राधा, जो भी लिखना है। तो क्लियर हुआ इतना। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, राधा मीरा जो भी है। वो एंड वाली लाइन हटा दो होता है। एंड वाली हटा दे, अच्छी लग कारण वो समझने में दिक्कत आएगी। अगर आप सीधे नाम प्रिंट करते हाँ वो ऐसा लग रहा है कि लूप लगे ही नहीं। लगा ही नहीं। सही बात है, वेरी गुड। हो गया, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई अपने को। ये आया समझ में, कोई डाउट नहीं। चलो तो स्ट्रिंग भी समझ लिया अपन ने, शुरुआत तो कर दी है, अभी ख़त्म नहीं हो। स्ट्रिंग बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के ऑपरेशंस की। तो स्ट्रिंग के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं वो अपन समझते हैं। तो स्ट्रिंग में पहला होता है कॉन्केटिनेशन। क्या होता है, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग को क्या करना है, एक साथ ज्वाइन करना। क्या करना है, दो स्ट्रिंग को एक साथ ज्वाइन करना है। तो दो स्ट्रिंग को अगर एक साथ ज्वाइन करना हो तो करना क्या पड़ेगा अपने को, प्लस लगाना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, प्लस लगा दो, दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, वो एक साथ ज्वाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों स्ट्रिंग एक साथ ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं एक एक्स के अंदर कुछ ले लें, एक्स के अंदर क्या ले लें, गुड और गुड नाइट। समझ में आ गया, क्लियर हुआ इतना। अब इसको मुझे कंबाइन करना है, तो मैं एक z ले लेता हूँ। z इक्वल्स टू क्या बोलता हूँ, x प्लस वाई। तो ये स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं, जैसे अपन ए और बी की वैल्यू जोड़ते थे। तो स्ट्रिंग का भी कॉन्केटिनेशन हो जाता है, दो स्ट्रिंग को आप मर्ज कर सकते हो। ये प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ भी वर्क करेगा। तो आप जब इसको प्रिंट कराओगे z को, तो गुड नाइट, क्लियर हो जाएगा। एक साथ लिखा गया। प्लस ही तो करा, गुड नाइट एक साथ। और क्या इसमें वो कहानी नहीं कि एंड वेंड लगा के, है ना। तो ये क्या है अपने ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स, ठीक है। क्लियर हुआ। तो पहला समझ में आ गया कॉन्केटिनेट ऑपरेटर। दूसरा होता है रेप्लिकेशन और रिपीटिंग, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन और रिपीटिंग ऑपरेटर नाम है इसका। रेप्लिकेट मतलब हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम आपकी स्ट्रिंग को हाँ रिपीट करना है, तो उतने टाइम आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का जो साइन है ये होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर, है ना। तो जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ली नेम, और नेम क्या लिख दिया मैंने, राजा। क्या लिख दिया, राजा, ठीक है। अब उसको प्रिंट करना है अपने को, प्रिंट लिख दिया नेम इनटू व्हाट, जितनी बार भी आपको करना है, ठीक है, 3 बार। तो क्या हो जाएगा, वो राजा नाम कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। क्लियर हुआ इतना। राजा है, रानी नहीं थी, वो भी दिक्कत नहीं। समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं इतना। तो ये है कौन सा, रेप्लिकेशन। नाम याद रखना, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई। कॉन्केटिन ऑपरेटर प्लस करना है स्ट्रिंग को, रेप्लिकेट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है। अब एक होता है मेंबरशिप। कौन सा होता है, मेंबरशिप। ये एग्जिस्टेंसी को चेक करने के लिए है ना। याद हो तो कर ही चुके थे अपन, इन और नॉट इन दो देखे थे ना अपन ने, याद है। मेंबरशिप में एक इन देखा था और एक कौन सा देखा था, नॉट इन, है ना। तो एक बार इसको देख लेते इन कैसे काम कर रहा था। मान लो मैंने एक नेम लिया, नाम है ना, और मैं एक प्रिंट लगाता हूँ, प्रिंट ए चेक कर लेते, ए इन राम, ए इन नेम मतलब। तो नेम में है क्या, ए, तो क्या दे देगा, ट्रू देता है, पता है अपने को। ये वही है अपना स्ट्रिंग के साथ ट्रू, और नॉट इन लगा देंगे तो ए नॉट इन नेम, क्या ए नेम में नहीं है, कॉल से देखा है तो है ना उसको। तो क्लियर हुआ इतना, याद है ना। तो उसको तो ख्याल करने की ज़रूरत है नहीं, खैर इतना ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है वो। हाँ, कंपैरिजन आप कर सकते हो कि दो स्ट्रिंग को आपस में चेक करना हो, जैसे कि इक्वल है कि नहीं आपस में। तो ये अपने को आगे प्रोग्राम में चल के अभी बीच में यूज़ भी करी थी अपन ने, वो पहले वही उस टाइप से। हाँ, तो वही कंपैरिजन करना है। तो हाँ, स्ट्रिंग को भी तो कंपेयर करा था हम पहले, यूज़ कर चुके हैं, बट उसका नाम है क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल इक्वल लगाते हैं ना स्ट्रिंग के बीच में, तो वही है कि हम एक नेम ले रहे हैं,
ये चलो ठीक है डायरेक्ट करते हैं प्रिंट। मैंने लिखा राम इज इक्वल इक्वल वॉट, राम बताओ क्या आएगा, फॉल्स दिख रहा है। चलो एक और इसी को कॉपी कर लेते हैं अपन, इसका आंसर क्या आएगा, शो आ जाएगा इस वाले में, फॉल्स। एक लगा देते हैं अपन, नॉट इक्वल्स टू, एक लगा देते हैं राम इज नॉट इक्वल्स टू, बताओ कहाँ ट्रू फॉल्स क्या आएगा, सबसे पहला फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का आएगा आप ये बता दो खाली, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड और लास्ट। फर्स्ट थर्ड लास्ट फॉल्स, फर्स्ट थर्ड लास्ट, ठीक है आप तो ठीक है समझ गए। तो ये है कौन सा ऑपरेशन अपना, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये स्ट्रिंग के कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, है ना, मल्टीप्लाई करना, कंपेयर करना, ऐड करना, ठीक है। अब आगे चले अपन इसमें, तो स्ट्रिंग में अपन पढ़ेंगे अब स्लाइसिंग को। इसको स्लाइसिंग, स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग का मतलब होता है पीस करना, टुकड़े करना, यानी क्या करना, फिल्टर नहीं, टुकड़े करना, पीस करना। ऐसे वो लाते ना अपन घर में सामान लाते ना, सब्जी बनाने के लिए लाएंगे तो उसको काटेंगे, पीस करेंगे अपन उसकी, ऐसा थोड़ी पूरी पूरी सब्जी डाल दो, लोग या बोल तो भंडारा हो गया भंडारे में तो ऐसा आलू ऐसा मिल जाता है हमारे क्या है कि नहीं होता है ना, क्यों, तो इस तरीके से ऐसा होता है वहाँ पे। हाँ यार मैं छोटा सा खाने का इतना बड़ा आलू छीले नहीं इसको तो आलू तो ठीक है, बैगन भी पूरा उसके अंदर, गाजर भी पूरी वो तो ठीक है, बोले आधी गाजर ऐसी काट के डाल देता और क्या फटाफट मैंने कहा इतनी बड़ी क्या गाजर निकल गई उसमें ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर जाओ बेटा ऊपर ही ऊपर, यही आ जाओ, यही आ जाओ, यही बुला लो सबको, यही क्लियर हो गया। चलो एक काम करें फिर कर पड़े अपन, ये तो स्ट्रिंग कटिंग वाला काम, कटिंग फंक्शन भी, चलो वो मैं दे दूँगा आपको, ठीक है। सैटरडे के दिन आपका देखो, एक तो वाइल लूप का टेस्ट लूँगा और फंक्शन का क्वेश्चन दे दूँगा। वाइल लूप, हाँ इधर ही आ जाओ, नहीं वाइल लूप का टेस्ट इसको और भी है तो ठीक है, और भी दे दूँगा। इसको सर